नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी के साथ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो सुबह नाश्ते पे न जाने क्या खाते हैं कि दिन भर किसी न किसी को मिर्ची लगाते हैं। हमारे साथ हैं पवन खेड़ा जी, मीडिया एंड पब्लिसिटी के चेयरमैन हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। क्या खाते हैं जो दिन भर मिर्ची लगाते हैं? देखिए, मैं राजस्थान का हूँ, कुछ खिलाओ या ना खिलाओ दिन भर फॉर्म में रहते हैं राजस्थान के लोग। आप तो जानती हैं राजस्थान की क्या लाइफस्टाइल है। डेजर्ट है, रेगिस्तान है, अरावली की पर्वतमाला है। हम संघर्षों में जीना जानते हैं। थारे खले पानी कम होसी ते सगलानो पानी क्यों कम कर रहे हो? यो ही सीखे हूँ मैं मेवाड़ू। मुंह मेवाड़ रो, आपको मारवाड़ रो। देखो हाँ, तो मेवाड़ में हमारे यहाँ संघर्षों की बड़ी आदत होती है। हम सुबह निकलते हैं काम पे और संघर्ष पे और शाम को आते हैं। कोई किसी से न डरते हैं न घबराते हैं और अपना काम करते हैं। जियो और जीनो दो, हमारे वहाँ तो यही चलता है। नहीं, आपने बड़ा कहा जियो और जीने दो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस समय ठान लिया है कि सरकार को हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ घेरना है और आलोचना करनी है। नीतिगत डिसीजन है या फिर रणनीति और राजनीति की मजबूरी? मुझे बताइए, विपक्ष का और क्या काम होता है? विपक्ष का काम ही ये है कि सवाल उठाना, ताकि दो कारणों से। एक ये कि तुलना हमेशा होती रहनी चाहिए कि जब हम सरकार में थे हमने कैसे काम किया। दूसरा, सरकार को की जवाबदेही कौन तय करेगा? विपक्ष ही तो तय करेगा। लोकतंत्र में विपक्ष का ये एक की भूमिका है, तय की गई है संविधान निर्माताओं द्वारा। तो हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। 10 साल के बीजेपी के काम को कितने नंबर देंगे और क्यों? माइनस में देना अलाउड है? हाँ, वो आप नंबर दे सकते हैं। मैं इनको -10 दूंगा और कारण बड़ा स्पष्ट है। आप किसी भी पैरामीटर को देख लीजिए, आप रोजगार पे देख लीजिए, आप सामाजिक सौहार्द को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए, नौजवानों की जो पेपर लीक्स को देख लीजिए, महिला सुरक्षा को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए। आपने अब मेरे को शुरू कर दिया तो मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलता चला जाऊंगा। कोई एक पैमाना बताइए जिसपे हम इनको नंबर दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब किसान आंदोलन होता है तो सरकार कहती है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और हमने किसानों की मांग मांगी, लेकिन इसके पीछे विपक्ष की पार्टियां हैं, यहाँ तक कि खालिस्तान भी है। जब निर्भया का आंदोलन हुआ था, आपने सुना था कांग्रेस में कोई ये कहता कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है या विदेशी ताकतों से प्रेरित है? और अगर राजनीति से प्रेरित हो भी निर्भया आंदोलन तो गलत क्या है? विपक्ष का ये काम होता है मुद्दों को उठाना, सड़क पर लाना, और अगर कोई और उन मुद्दों को सड़क पर लाए तो उनके समर्थन में खड़े होना। कोई गलत नहीं है। इतनी आप सड़क की बात कर रहे हैं, काफी लंबी यात्राएं की हैं, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, एक के बाद एक न्याय यात्रा हो रही है। वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाती है राहुल गांधी की यात्रा? आपको लगता है कुछ मिसिंग है इसमें क्या? वैसे तो हम हिमाचल और कर्नाटक भी जीते, कुछ राज्य हारे भी। आप सिर्फ हारने वाले राज्यों पर ज्यादा चर्चा कर रही हैं, जीतने वालों पे कम कर रही हैं। बात यह है, कल को आप मुझसे पूछ सकती हैं कि अरे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दांडी यात्रा, हर आंदोलन के बाद क्या उनसे सवाल पूछा गया आजादी मिली क्यों नहीं? सब आंदोलनों ने मिलकर हमें आजादी दिलवाई। यही होता है। गांधी जी का आंदोलन देश की आजादी के लिए था, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था। आज भी मनोज्ञा जी, इस देश को कई चीजों से आजादी की आवश्यकता है। पिछले 10 साल में जो हमने इस लोकतंत्र को, एक तरह से एक गिरफ्तार लोकतंत्र है ये, अब इस लोकतंत्र को आजादी दिलवाना वो उसी का संघर्ष है। अन्याय की जो बात राहुल जी कर रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, जो उन्होंने की, हर क्षेत्र में जो अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, आदिवासियों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, उन सब की उन्होंने जिक्र, श्रमिकों के साथ हुआ, सबकी उन्होंने जिक्र किया। तो उस अन्याय से भी तो मुक्ति दिलवानी है इस देश को। यह हमारा संघर्ष है। इसको आप एक चुनाव या 2 चुनावों से, इस राज्य में आप हार गए साहब, उस राज्य में जीत गए, मुझे नहीं लगता कि इन यात्राओं को आप उससे मेजर कर सकते। आपने पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के साथ काम किया है, काफी करीबी काम किया है, और अब फिर उसी पार्टी का दामन थाम लेना, आम आदमी पार्टी का, जिसने पुरजोर विरोध किया या डिफीट करके सत्ता में आए। क्या लगता है आइडियोलॉजिकली कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर जाती है जहां जरूरत होती है क्या? मैं इसे विचारधारा का समझौता नहीं मानूंगा, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं मानूंगा। ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और उसमें थोड़ा अंतर होता है। आज
हम लोगों को सबको लगा, पार्टी के भीतर भी और अलायंस के भीतर भी, कि जहां तक हो सके इकट्ठे आना है ताकि हम मजबूती से मिलकर लड़ सकें। आज स्थिति देखिए आप, हमारी पार्टी के खाते बंद, हमें लोग पैसा देते हुए डरते हैं, आज से नहीं पिछले 10 साल से, लेकिन अब बढ़ता चला जा रहा है। तो अलग अलग पार्टी की अलग अलग ताकतें हैं, सब मिलकर लड़ेंगे तो शायद जीतना आसान होगा, ये सोच थी उसके। नहीं, आसान तो होगा, लेकिन होगा कैसे? सारे दल शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर भारत से, दिल्ली आते आते ट्रेन डिरेल हो जाती है, नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, ममता बनर्जी 42 सीट पे चली जाती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग हल्ला, और दक्षिण की कहानी ही अलग हो गई है। कैसे देखते हैं इसको? मुझे नहीं लगता कि कोई डिरेलमेंट हुआ है। बंगाल में मैं मानता हूं कि हमारा अलायंस नहीं हो पाया जिस ढंग से हम चाहते थे। बिहार में नीतीश जी आज नहीं तो कल जाना ही था। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि चुनाव से ठीक पहले वो फिर पलट जाएं। संभव है, कुछ भी संभव है राजनीति में। बाकी राज्यों में, दक्षिण में हमारे अलायंसेस बिल्कुल ठीक हुए, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही पटरी पर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना उचित होगा कि हमारे अलायंस डिरेल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं। वायनाड में जिस तरह से सीपीआई आपके खिलाफ उतर गई है, तो फिर संगठन और इंडिया गठबंधन एक मंच पर कैसे है जब आप ही के एलाइज, आप ही के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में है? मनोज्ञा जी, प्रयास किया जाता है कि एकदम परफेक्ट अलायंस बने। कई बार बनता है, कई बार नहीं बनता। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, एनडीए से, कहाँ है अकाली दल आज? जो ओरिजिनल शिवसेना जिनसे इन्होंने अलायंस किया था, कहाँ है वो तो सत्ता में है। क्यों नहीं उनका बीजेडी से अलायंस हुआ? बड़े दिन से प्रयास कर रहे थे, नहीं कर पाए। तो ये एक परफेक्ट अलायंस तो मैं नहीं मानता कि बहुत आसानी से होता है। प्रयास किया जाता है, जहां तक सफल होते हैं हो जाते हैं। सफल हो गए हैं क्या आप? 90% यस। बीजेपी कह रही है, नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार। इस आंकड़े को और इस नारे को कैसे देखते हैं आप? मुझे बताइए, कोई 400 पार वाले कोई हरकतें दिख रही? इनकी हरकतों में कहीं आपको आत्मविश्वास दिख रहा है? कभी हमारे नेताओं को चुरा लेते हैं, कभी हिमाचल में सरकार गिराने लगते हैं, कभी सोरेन साहब को गिरफ्तार कर देते हैं, कभी हमारे खाते सील कर देते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर देते हैं। ये एक बदहवास सरकार है, बौखलाए हुए हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें अगला कदम। तो ये 400 तो बहुत दूर की बात है, ये 200 का भी आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है इनके कदमों में, जो कदम ये उठा रहे हैं। चलिए ये बताइए, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी इस बार लोकसभा के चुनाव में? मनोज्ञा जी देखिए, मैं ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास रखता हूँ, काफी रखता हूँ। सुना मोदी जी भी बहुत रखते हैं, सुना दिन में 3-4 ज्योतिषियों से जरूर मिलते हैं। वो महंगे ज्योतिषी हैं उनके, हमारे पास तो बड़ा ट्रैक रखते हैं, रखना ही पड़ता है एक दूसरे पर। तो आपने बात की उनके किसी ज्योतिषी से? करते रहते हैं, लेकिन वो बड़े महंगे हैं, तो हमें बात करने के भी वो पैसे मांगते हैं, तो हम तो नहीं दे सकते, मैं तो खाते ही सील हैं। तो हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, अगली सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के तमाम जो पार्टनर्स हैं उनकी सरकार होगी। ये सरकार जा रही है। एक के बाद एक जिस तरह की टिप्पणियां आती हैं, शक्ति शब्द पर हो या फिर बाकी सारे शब्दों पर हो, जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा जाता है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता ही अपने सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को बचाने में लगे रहते हैं। क्या ये बात सच है? आप कुछ सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, तो मैं बचा थोड़े रहा हूं। अब बीजेपी चाहती है कि हम मोदी जी को इग्नोर ही करना शुरू कर दें, तो वो तो हम करेंगे। जब वो हार जाएं इलेक्शन, उसके बाद तो हम उनको इग्नोर ही करेंगे ना, लेकिन अभी तो हम उनको जवाब देंगे। अब वो, आपने कहा कि वो घेरते क्यों है राहुल जी, पूछिए उनसे। अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि को इन्होंने बिगाड़ने का कोशिश किया था। ठीक है, ये उनका तरीका है काम करने का। हम अपनी बात रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं, हर एक व्यक्ति की शैली अलग होती है। लेकिन भाजपा का मैंने ये देखा है पिछले 10 साल में, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे हमला और कुछ नहीं। अब ये शैली समझ में नहीं आती। आप 10 साल आपको मिले इतने बड़े देश पर शासन करने के, बहुत कुछ कर सकते थे आप कायाकल्प कर सकते थे इस देश। बीजेपी कहती है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तो असम से थे, लेकिन खुद पूर्वोत्तर भारत इतने दौरे नहीं किए। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी के हिसाब से पूर्वोत्तर को बहुत कुछ दिया है और दौरे भी 50 से ज्यादा किए हैं। क्या ये पूर्वोत्तर के साथ इंसाफ है या नाइंसाफी है? इतने दौरे करना तो नाइंसाफी है। बार बार प्रधानमंत्री दौरे तो करते हैं, और करते क्या? मैं तो यही समझ में नहीं आता। ये दिन भर दौरे ही कर रहे होते हैं, कभी रिबन काट रहे हैं, उसकी हमारे वक्त की योजनाओं के भी काट लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम इवेंट्स करना नहीं होता, प्रधानमंत्री का काम हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं होता, उनका काम बहुत गंभीर होता है।
वो करते हुए नहीं दिखते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पवन खेड़ा की कौन सी लड़ाई है कि पुलिस घर तक आ जाती है? पूछिए उनसे, हमने तो कभी उनके बिस्किट नहीं मांगे तो उनसे क्यों लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन वो या तो अपने नई पार्टी में अपने नए नेतृत्व को प्रसन्न करने में लगे रहते, उनका आधा समय नरेंद्र मोदी जी को प्रसन्न करने में जाता है और बाकी आधा अमित शाह को प्रसन्न करने में जाता है। थोड़ा बहुत समय अगर बच जाता है तो संघ को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पा रहे बेचारे। क्या ये बात सही है कि जब कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा जल्दी बेहतर मुकाम मिल जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या फिर असम से हेमंत बिस्वा शर्मा हों या और भी कई नेता हैं? बीजेपी वाले ये मानते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से पूछो, वो कहते हैं साहब मैंने इतने साल संघर्ष किया, ये बाहर से आया और इनको मंत्री बना दिया केंद्र में। शिवराज चौहान से पूछिए, वो भी परेशान है कि भाई बाहर से आए वालों को दे रहे हो आप। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत बड़ी शिकायत है कि आप कांग्रेस के लोगों को इंपोर्ट करके लाते हो और उन्हें हमसे हमारे ऊपर बैठा देते हो। तो ये भी हमारी एक काबिलियत है। हम ट्रेनिंग, हमारे यहाँ है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग अच्छी लेकर गए ये लोग, वहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ ट्रेनिंग ही हो रही है, बन नहीं रहा है कुछ? ऐसा हो रहा है? 54 साल इस देश को बनाया इस पार्टी, तो इसलिए ये नहीं कह सकते आप बन नहीं रहा, बहुत कुछ हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिले, लेकिन इनके पास लोग नहीं थे कि सरकार में बैठकर काम कर सके, उसके लिए उन्हें यहाँ वहां देखना पड़ा, और दिखा कौन? कांग्रेसी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर वो हैं जिन्हें बीजेपी में टिकट नहीं मिली। तो क्या कांग्रेस अभी उन लोगों को शामिल कर रही है जो बीजेपी से नाराज हैं, या फिर उन्हें जिन्हें बीजेपी में सही जगह नहीं मिली? कांग्रेस उन लोगों को ले रही है जिनमें अभी जीतने का मादा है, वो पार्टी बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अब वो नहीं जीत सकते, क्योंकि लोगों के मन में एक एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी को लेकर, तो इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो डिवाइड दिखाई जाती है, जो सवाल उठते हैं, बहुत सारे आपके एलाइज हैं जो उत्तर भारत के लोगों पर सवाल उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म पर भी करते हैं। चुप रहती है कांग्रेस? नहीं, हम चुप नहीं रहते, हम खुलकर बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, हर बार हमने बोला है। लेकिन आवश्यकता है एक पुल, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम कांग्रेस ने हमेशा किया, कांग्रेस की विचारधारा ने हमेशा किया। बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही दंगे होते हैं, बीजेपी जहां पे शासन में है वहां दंगे नहीं होते हैं, स्थितियां अंडर कंट्रोल रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है। यूपी में क्या हुआ पिछली बार हनुमान जयंती पे, किस राज्य में क्या हुआ वो सबके सामने है, किसने भड़काया वो भी सबके सामने है। तो ये बोलने की बात अलग है, लेकिन सबके सामने है क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है माहौल। हम तो वही, आप ही खुद कहते हो कि हम तो 2-2.5 राज्यों में हैं, तो हमारे राज्यों में क्या दंगे हो रहे हैं बताइए। मैं तो गिना सकता हूँ भाजपा शासित कितने राज्यों में दंगा हो। कांग्रेस को क्या राम मंदिर से दिक्कत है, कि राम जी से दिक्कत है, कि हिंदू धर्म से दिक्कत है? क्योंकि उन्हें एंटी हिंदू या हिंदू विरोधी का आरोप का तमगा लगाती है बीजेपी। बीजेपी के लिए राम, भगवान राम सिर्फ आस्था का विषय हो सकते हैं, राजनीति का भी विषय हो सकते हैं उनके लिए। हमारे लिए भगवान राम आचरण का विषय है। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन समझ लेगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि 75 में से 54 साल कांग्रेस क्यों शासन में रही, क्योंकि लोग समझते हैं, ये लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। परिवारवाद का एक ऐसा आरोप है जिसका कांग्रेस आरोप पर प्रतिक्रिया ही क्या देगी, मुझे ये बता दीजिए। अरे हमारी बड़ी समृद्ध विरासत है, हमें तो गर्व है उस पर, इसमें क्या परिवारवाद, इसमें क्या डिफेंसिव होंगे? हम तो नहीं डिफेंसिव होंगे, हमें तो गर्व है गांधी परिवार। हमें इतना गर्व है भाई, इस परिवार के 2-2 लोगों ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, उसके बाद इस परिवार पे कोई सवाल उठा ले तो उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए जो सवाल उठाता है। आपको लगता है कि लीडरशिप चेंज करने से कोई अंतर आएगा, कि राहुल गांधी के साथ नहीं बढ़ रहे? क्यों चेंज करें? ये तय करेंगे कि हमारे नेता कौन रहेंगे। हमारा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सबने मिलकर तय किया, मैंने भी वोट दिया, हम सबने वोट दिया, वो हम खुद तय करेंगे। ये थोड़े तय करेंगे कि खड़गे जी बनेंगे या कोई और बनेगा। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी इस बार? पार्टी तय करेगी। हम सब, कोई भी हो, खुद नहीं तय कर सकते ना, पार्टी का एक मैकेनिज्म है, पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। क्या ऐसा लगता है कभी कभी कि कांग्रेस नैरेटिव में पीछे हो रही है, या आम आदमी पार्टी और बीजेपी बेहतर नैरेटिव सेट कर लेते हैं? भाई जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही कर सकते होंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है,
तो हम तो यात्राएं निकालते हैं, सड़क पर जाके लोगों से मिलते हैं। जैसा कि आज़ादी के आंदोलन के वक्त किया था वैसा ही हम फिर कर रहे हैं। पैसा हो न हो, हम अपनी बात सबके सामने रख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, हमारा नैरेटिव चल रहा है। बिहार, महाराष्ट्र, कई राज्यों में सरकार में रहे, हाथ से जाने के बाद इसको कैसे देखते हैं? ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, पहिया घूमता है, किसी दिन हमारी दिशा में भी घूमेगा। उसका क्या हो गया? बोला संघर्ष करते रहिए। कोई पेड़ लगाता है, वो ये थोड़ी देखता है कि मुझे इस पेड़ का फल कब मिलेगा। मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन काम तो करना है, हम कर रहे हैं। शेरो शायरी से ही बता दीजिए कुछ, उसी के साथ कदम करूं। अब देखिए, सुबह सुबह शेरो शायरी नहीं हो सकती। शेरो शायरी के लिए आपको शाम की चाय पे आना होगा। ये देखिए गलत बात है। आप किसी प्रवक्ता से काम की बात कर लीजिए तो वो उस पर भी आपको घुमा के ही जवाब देंगे। मेरा जो प्रिय शेर है वो भी राजनीतिक है। शेर नहीं है, एक कविता समझ लीजिए, 2 लाइनों की है कि आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो वीर थे वो जंग में गए और जो कायर थे वो संग में गए। ऐसा मेरा तो राजनीतिक होता है सब कुछ राजनीतिक होता है, लेकिन कह रहे हैं कि नाश्ते पर नेताजी में जो भी खाया है वो नेतागिरी वाला नहीं था। हालांकि नेता से आप नेतागिरी दूर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।